सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, गुरु ज्ञान आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस आर्टिकल में चर्चा का विषय है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। हाल ही में चिली में हुए राष्ट्रपति चुनाव में गैब्रियल बोरिक ने विजय प्राप्त की है। ज्ञात हो कि गैब्रियल बोरिक का चुनावी एजेंडा चिली में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। चिली में हुए हालिया राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम अप्रत्याशित रहे। वामपंथी विचारधारा तथा कल्याणकारी राज्य के समर्थक गैब्रियल बोरिक 56% से अधिक मत प्राप्त करके चिली के सर्वाधिक कम उम्र के राष्ट्रपति बने हैं। वामपंथ के समर्थक माने जाने वाले बोरिक ने राष्ट्रपति बनते ही चिली में सामाजिक अधिकारों की वृद्धि की घोषणा की है। बोरिक के समर्थक इस जीत को फासीवाद तथा नव पूंजीवाद पर कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की जीत बता रहे हैं। इस जीत से वैश्विक स्तर पर कल्याणकारी राज्य की अवधारणा बलवती होती प्रतीत हो रही है। देखते हैं क्या है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। डॉक्टर आशीर्वादन ने कहा था कि लोक कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जिसका कार्य क्षेत्र इस प्रकार से विस्तार हो कि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके। इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य जनता के संपूर्ण विकास तथा सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय की स्थापना करते हुए अवसर तथा प्रतिष्ठा की समानता स्थापित करना है। यह व्यवस्था समाज आधारित व्यवस्था है जहां व्यक्ति नहीं बल्कि समाज लोकनीति के केंद्र में होता है। बात करते हैं लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषताओं की। यह अवधारणा व्यक्तिवादी सिद्धांत के विरुद्ध है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा राज्य को वे सभी कार्य करने के लिए प्रेरित करती है जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप न करते हुए जनता का कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। राज्य पद्धति के रूप में लोक कल्याणकारी राज्य लोकतंत्र की तरफ झुकाव रखता है। राजतंत्र, अधिनायक तंत्र अथवा कुलीन तंत्र में सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारों को सुनिश्चित करने वाले अधिकारों का अभाव होता है। लोक कल्याणकारी राज्य में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय के द्वारा कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाती है, जबकि इन्हें प्राप्त करने के लिए समानता, स्वतंत्रता जैसे साधनों का प्रयोग किया जाता है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में धर्म, जाति, मूल, लिंग इत्यादि के आधारों पर विभेदन किए बिना सभी को महत्व प्रदान करना आवश्यक होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह सामाजिक समानता को महत्व देता है। लोक कल्याणकारी राज्य के आर्थिक आधारों में सभी को रोजगार के अवसर, संपत्ति तथा आय का समान वितरण, धन के केंद्रीकरण में कमी, न्यूनतम पारिश्रमिक का आश्वासन इत्यादि सम्मिलित होता है। लोक कल्याणकारी राज्य में कृषि, उद्योग तथा व्यापार का नियमन राज्य के दायित्व के अंतर्गत आता है। इस व्यवस्था में राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सार्वजनिक सुविधा तथा समाज सुधार के लिए मुख्य कारक तथा नियंत्रक है। देखते हैं लोक कल्याणकारी राज्यों की क्या आलोचनाएं हैं। लोक कल्याणकारी राज्य में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन किया जाता है। इसमें राज्य को अधिक शक्तिशाली बनाया जाता है जिससे राज्य के अधिनायकवादी तथा स्वेच्छाचारी होने की संभावनाएं रहती हैं। यह मानववाद की अवधारणा जिसमें मनुष्य को साध्य माना गया है का विरोध करता है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में नौकरशाही के प्रभावी होने की संभावना प्रबल रहती है जिससे एक अलग प्रकार का वर्ग विभाजन जन्म ले लेता है। आर्थिक संसाधनों पर राज्य के नियंत्रण के कारण अकर्मण्य व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होती है। अधिकांश जनता बेरोजगारी भत्ता, पेंशन, लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करती है। इस अवस्था में ये उद्यम के प्रति निष्क्रिय हो जाते हैं जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था व्यापक रूप से राजकोष पर निर्भर हो जाती है। अब बात करते हैं भारत की, जो एक लोक कल्याणकारी देश के रूप में स्थापित है। भारत की राज्य व्यवस्था को संचालित करने का सर्वप्रमुख स्रोत भारतीय संविधान है तथा भारतीय संविधान में अनेक ऐसे प्रावधान हैं जो भारत को लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में संदर्भित करते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और स्वतंत्रता, समानता जैसे आयाम की स्थापना इसे लोक कल्याणकारी राज्य बनाती है। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और 18 समानता के अधिकार से संबंधित हैं।
जो लोक कल्याणकारी राज्य का एक आयाम है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से प्रेरित है। इसके साथ ही अनुच्छेद 23 तथा 24 में वर्णित शोषण के विरुद्ध अधिकार भी लोक कल्याण की भावना से ही प्रेरित हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ऐसे कई उपबंध हैं जो लोक कल्याणकारी राज्य की भावना को प्रदर्शित करते हैं, जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त करना, धन के संकेंद्रण से संरक्षण, राज्य के द्वारा कतिपय मामलों में दी जाने वाली सहायता, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, मातृत्व लाभ की अवधारणा और पूर्व बाल्यकाल की देखभाल। संवैधानिक उपबंध के अतिरिक्त कार्यकारी योजनाओं यथा वृद्धा पेंशन, छात्रवृत्ति, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा नीति 2019 के प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि भारत लोक कल्याणकारी राज्य है। हालांकि भारत द्वारा 1991 में आर्थिक सुधारों को स्वीकार कर उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण की तरफ बढ़ने से कई आलोचकों ने यह कहा था कि भारत लोक कल्याणकारी पथ से भटक चुका है और वर्तमान समय में एयर इंडिया, IDBI इत्यादि सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश भी इसी बात का संकेत दे रहे हैं। परंतु कोरोना महामारी के प्रभाव से निदान में सरकार के प्रयास के रूप में आत्मनिर्भर भारत योजना, श्रमिकों की स्थिति सुधार के लिए बनाए जाने वाले श्रमिक संहिता, कृषि में सुधार के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इत्यादि में किए जाने वाला सार्वजनिक निवेश यह स्पष्ट करता है कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य के मार्ग से पथ भ्रमित नहीं हुआ है। बता दें कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का देश है, जहां एक तरफ सभी को आर्थिक उन्नति प्राप्त करने का अवसर है, वहीं दूसरी तरफ सुविधा वर्ग के लिए सरकार व्यवस्था करती है। इस प्रकार भारत में पूंजीवाद तथा समाजवाद दोनों के ही अच्छे गुणों को स्वीकार कर लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सुनिश्चित किया गया है। बात करते हैं निष्कर्ष की। हाल ही में प्रकाशित हुई वैश्विक असमानता रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 50% गरीबतम जनसंख्या मात्र 8% वैश्विक संपत्ति को धारण करती है, वहीं 10% अमीर व्यक्ति 52% वैश्विक संपत्ति को धारण करते हैं। असमानता की इस अवस्था में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा एक उन्नत अवधारणा है। हालांकि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साम्यवादी अवधारणा का अनुचर माना जाता है, परंतु साम्यवाद के बिना भी लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित किया जा सकता है। भारत ने इसका बेहतर उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस अवस्था में हम यह कह सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर लोक कल्याण के मार्ग को स्वीकारा जा रहा है। ऐसे में लोक कल्याण का भारतीय मॉडल एक बेहतर उदाहरण बन सकता है। सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।